हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया भी होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे, राइट। तो आज इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3 इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री ऑफ क्लास 12th मैथ्स NCERT, राइट। तो दो एक्सरसाइज ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस चैप्टर से। पहली एक्सरसाइज में हम लोगों ने मोटा मोटा क्या पढ़ा था, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, राइट, ओके। दूसरी एक्सरसाइज में 11.2 में हमने एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन पढ़ा था, है ना। बहुत अलग अलग तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, ठीक है। जिसमें कि एक हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ठीक है ना, एक पॉइंट से पास कर रही होती है और एक गिवन वेक्टर के पैरेलल होती थी, ठीक है ना। दूसरा केस हमने क्या पढ़ा था कि एक लाइन दो पॉइंट से पास कर रही थी, एक लाइन दो पॉइंट से पास कर रही थी और उनके पोजीशन वेक्टर्स ये गिवन है। और हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस भी पढ़ा था, एंगल बिटवीन टू लाइंस भी पढ़ा था हमने, राइट। अच्छा, एंगल बिटवीन टू लाइंस भी पढ़ा था हमने। और हमने बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले भी पढ़े थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में भी भाई हमने स्क्यू लाइंस, है ना, स्क्यू लाइंस का मतलब समझते हो, स्क्यू लाइंस मतलब नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, राइट। और हमने पैरेलल लाइंस के बीच में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। ये तमाम बातें हमने सारी पढ़ी थी, ठीक है। और भी कुछ पढ़ा था क्या भाई, देख लूँ क्या, और भी कुछ पढ़ा था क्या इसके अलावा? मेरे को तो नहीं लगता और कुछ पढ़ा था, नहीं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो आज का जो एजेंडा है वो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना। इस 11.3 एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग प्लेन को स्टडी करने वाले हैं डीपली। प्लेन क्या है, प्लेन क्या है, प्लेन किसी भी फ्लैट सरफेस को हम लोग प्लेन बोलते हैं। अब आप ये देखो कि जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको, ये पेपर जो है, ये जो पेपर है मैंने जो उठाया है, ये एक प्लेन है, ठीक है ना, इट्स अ प्लेन पेपर ना, तो इट्स अ प्लेन। अब इसकी अवस्था यानी कि इसकी पोजीशन हमारे हवा में कहीं भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, किस भी डायरेक्शन में हो सकती है। प्लेन तो फिर भी लचीला लचीला एग्जाम्पल हो गया, मैं आपको बिल्कुल थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये मैं पेन टैब उठा लेता हूँ, ठीक है ना, ये मैं पेन टैब उठा लेता हूँ, ये एक प्लेन है, आपका फर्श प्लेन, आपकी छत प्लेन, आपकी दीवारें प्लेन, ये भी प्लेन है ना। अब हवा में अगर कोई प्लेन है तो वो कैसा भी हो सकता है, किस भी डायरेक्शन में हो सकता है, किस भी ओरिएंटेशन का हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। एक प्लेन सरफेस हवा में कैसा भी हो सकता है। तो हम लोग प्लेन इन स्पेस यानी कि हवा में एक प्लेन को स्टडी करने वाले हैं, उसकी इक्वेशन को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। चलो जी, तो अब ध्यान से देखेंगे भैया कैसे 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 हवा में प्लेन की इक्वेशन निकाल रहे हैं हम लोग, क्या हमारे पास ऐसे मैथमेटिकल टूल्स हैं कि नहीं है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं ना, किश्तों में पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को, किश्तों में पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे डाइजेस्ट करेंगे। हमको कहाँ जाना है यार, पढ़ना है आराम से, ठीक है ना। सो आराम से पढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही एक जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। क्या मतलब है, कहता है भैया एक ऐसा प्लेन, देखो जी, ये 3D बनाने के लिए हम लोग को ये बनाना पड़ेगा, राइट। अच्छा, कहता है एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा प्लेन, कैसा प्लेन कि भैया लेट से ये भी तो एक प्लेन हुआ, अरे प्लेन कभी भी ऐसा थोड़ा ही हमेशा रेक्टेंगुलर ही होगा, ट्रायंगुलर प्लेन भी हो सकता है ना। तो ये प्लेन है हमारे पास, राइट। ये सफेद वाला क्या है बेटा, प्लेन है। फिगर को समझो, फिगर को थोड़ा महसूस करो। तो अब क्या है, इस प्लेन पे आपको नॉर्मल वेक्टर क्या दिया हुआ है, नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है। इस प्लेन पे आपको नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है ना, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, अब बेसिकली इस प्लेन पे ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बेसिकली इस प्लेन पे ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी दी हुई है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। इस प्लेन की
ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दिया हुआ है और नॉर्मल वेक्टर भी दिया हुआ है। इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? सबसे पहले तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन होता क्या है? इक्वेशन ऑफ द प्लेन बेसिकली, अगर मैं आपको बात बताऊं, इक्वेशन ऑफ द प्लेन बेसिकली क्या होता है, इस पूरे प्लेन पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, इस पूरे प्लेन पे आप कोई भी पॉइंट ले लो। लेट से आपने ये पॉइंट ले लिया P। अब इस P पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x y z, है ना। लेट P बी एनी पॉइंट, P x y z बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, x y z बी एनी पॉइंट ऑन प्लेन। एनी पॉइंट का मतलब क्या है? एनी पॉइंट का मतलब क्या है बेटा? कि ये P पॉइंट इस पूरे प्लेन पे कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो कहता है इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? x, y और z के रिलेशन को इक्वेशन कहते हैं। मतलब समझ में आ रही है? इस पूरे प्लेन पे आप किसी भी पॉइंट को उठाओ, x, y, z का एक ही रिलेशन मिलेगा आपको, उसी को हम इक्वेशन ऑफ प्लेन कहते हैं। इस पूरे प्लेन पे कोई भी पॉइंट आप उठा लो, उसके x, y, z का सेम रिलेशन ही मिलेगा और उसी रिलेशन को हम इक्वेशन ऑफ द प्लेन कहते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, ओके। तो हमें वही x, y, z का रिलेशन निकालना है, हमें वही x, y, z का रिलेशन निकालना है। चलो जी निकाल देंगे। ओके, लेट्स से दिस पॉइंट, जनरली हम छोटी क्लास में भी जब परपेंडिकुलर डालते थे तो OM डालते थे ना, OM। सो दिस इज OM, राइट। अच्छा बेटा बहुत ही ध्यान से देखना, P कोई भी पॉइंट है और हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, इसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर होगा, है ना। किसी भी जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग R वेक्टर लेते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है, इट इंप्लाइज, मतलब क्या है कि हमारा जो OP वेक्टर है वो R वेक्टर हो गया। हमारा जो OP वेक्टर है वो कितना हो गया? R वेक्टर हो गया। ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा अच्छा बच्चों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूं, अगर कल को मुझे OM को वेक्टर बनाना पड़ गया तो क्या करूंगा मैं? कहने लगा सर OM तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर है, किस पे? प्लेन पे है। लेट OM equals to D is the perpendicular distance from origin, distance from origin let OM equal to D with the perpendicular distance from the origin। ठीक है, तो मेरे को OM को अगर वेक्टर बनाने का है तो OM क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो एक बात सुनो, D इसका मैग्नीट्यूड है, लंबाई कितनी है? D है। और सुनो, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अगर मेरे को मिल गया तो उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? n कैप। अरे परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होगा? n कैप। नहीं आई बात समझ में? बहुत ध्यान से देखो बेटा, OM को अगर मेरे को वेक्टर बनाना है, OM को मेरे को अगर वेक्टर बनाना है तो OM डिस्टेंस D है, मैग्नीट्यूड मिल गया, और इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो क्या होगा? इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर n कैप होगा, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर n कैप होगा। चेक कर लो। सो मैंने क्या कहा? OM वेक्टर इक्वल टू DN कैप। बस बेटा बस। अब बहुत ही ध्यान से समझना, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है, थोड़ा सा भी आपको अपना दिमाग लगाना है। मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूं, OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर इज इक्वल्स टू OP वेक्टर, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। कुछ बच्चों को समस्या है कि सर पिंक पेन से न लिखो, मैं ग्रीन पेन से लिख देता हूं। नाउ मैं एक बात कह सकता हूं, OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर इज इक्वल्स टू OP वेक्टर। ठीक है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, अरे OM वेक्टर MP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर, सिंपल। ठीक है ना। अच्छा, अब OM वेक्टर कितना है भैया? DN कैप, DN कैप। MP वेक्टर कितना होगा मेरे को पता नहीं, और OP वेक्टर कितना होगा? R वेक्टर। यानी कि इट इंप्लाइज
MP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर माइनस DN कैप। और कोई, अब इस बात को तो दुनिया में कोई भी बता सकता है क्या कि भाई जो MP वेक्टर है वो प्लेन के ऊपर है, वो प्लेन के ऊपर है। MP वेक्टर लाई अलोंग प्लेन, ठीक है, MP वेक्टर लाई अलोंग प्लेन, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं n वेक्टर है ना, इसका यूनिट वेक्टर लेट से n कैप है ना, इसका यूनिट वेक्टर कितना है, n कैप है। n कैप इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक वेक्टर प्लेन के ऊपर, एक वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर, देखो ना, MP वेक्टर प्लेन के ऊपर, MP वेक्टर प्लेन के ऊपर, और n वेक्टर क्या है, n कैप परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। यानी कि R वेक्टर माइनस DN कैप की डॉट प्रोडक्ट n कैप के साथ 0 हो जाएगी। यानी कि R डॉट n कैप बराबर D हो जाएगा, R डॉट n कैप बराबर D हो जाएगा। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है जी। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। इसमें हर चीज का एक गिना चुना मतलब है, हर चीज का एक गिना चुना मतलब है क्या, कि दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट PXYZ ऑन द प्लेन, ठीक है। हर बात का मतलब है n कैप इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू द प्लेन, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ठीक है, टू प्लेन, ठीक है जी। और d क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है, फ्रॉम ऑरिजिन। क्या आपको एक एक बात क्लियर है कि नहीं है, क्या आपको एक एक बात क्लियर है कि नहीं है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इतना बड़ा प्रूफ करा दिया। बेटा देखो, जब आप अपनी जिंदगी में प्लेन पढ़ना शुरू कर रहे हो तो इसका मतलब प्लेन में तो घुसना ही पड़ेगा कि ये हुआ कैसे, ये आया कैसे। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारी क्लासेस में सिर्फ ये फॉर्मूला लिखवा देते हैं और बात खत्म कर देते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले से बात खत्म नहीं होती, क्योंकि ये फॉर्मूला आया कैसे, अगर आपको यही पता नहीं चलेगा तो आप वेक्टर के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग 3D के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 3D बहुत टफ है। मैं कहता हूं कि 3D ज्योमेट्री इवन जेई में भी बहुत आसान टॉपिक है, जेई में भी बहुत आसान टॉपिक है। क्यों? क्योंकि सिंपल फिगर का आपको समझना है, 3D इमेजिनेशन करना है और उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो यानी कि मोटा मोटा हमने क्या पढ़ा, मोटा मोटा हमने क्या पढ़ा, अगर हम बात देखें तो हमने एक छोटी सी बात पढ़ी है। अगर मोटी मोटी बात याद रखें तो x y z, right? If these are the coordinate axes and there is a plane, right? There is a plane and on this plane there is a perpendicular distance from the origin d, right? Then the equation of this plane है ना, और इस प्लेन पे एक नॉर्मल वेक्टर क्या दे रखा है हमें, नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, ठीक है ना। लेट्स से दिस इज नॉर्मल वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन इज व्हाट, इट इज r डॉट नॉर्मल वेक्टर के अलोंग n कैप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना। ये बात याद रहेगी जिंदगी में। क्या अब ये बात याद रहेगी जिंदगी में? कहना लगा सर इतनी बड़ी आपने कथा बताई है, इससे बेटर है कि हम ये याद कर लें। कर लो,
क्या सभी बच्चों को एक बात क्लियर है? इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? किसी भी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x y z के बीच में रिलेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ प्लेन। और ये r वेक्टर क्या है? इसी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना। सो r वेक्टर इज व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन प्लेन, एनी पॉइंट P ऑन प्लेन। ये बात हर बच्चे को पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एन कैप इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू द प्लेन, नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू प्लेन, यूनिट वेक्टर टू प्लेन। मैं एक ही बात को दो बार इसलिए लिखवा रहा हूं कि जिसके कि आपकी बुद्धि में 110% बैठ जाए। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना। सो दिस इज व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, perpendicular distance of plane from origin। ठीक है जी, ये बात क्लियर है आपको? ठीक है ना। अगर आपको ध्यान से देखो तो ये एक वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन है, ये एक वेक्टर इक्वेशन है, ये एक वेक्टर इक्वेशन है, ये एक वेक्टर इक्वेशन है। क्या इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कार्टेशियन इक्वेशन होगी? हाँ जी होगी। क्या इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कार्टेशियन इक्वेशन होगी? हाँ जी होगी। कार्टेशियन इक्वेशन लाना क्या आसान काम है या टफ काम है? बहुत आसान काम है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कार्टेशियन इक्वेशन कैसी होगी वो मैं आपको बता देता हूं। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कार्टेशियन इक्वेशन कैसे होगी मैं आपको बता देता हूं। देखो आर वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, एनी पॉइंट P ऑन द प्लेन। यानी कि आर वेक्टर क्या हुआ? इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर हो गया आपके पास xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। अच्छा, अब n कैप की अगर मैं बात करूं तो देखो किसी भी यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस ही होते हैं। तो यानी कि n कैप को मैं li कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप लिख दूं। नहीं, ये बात समझ में? यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, तो इसलिए मैंने डायरेक्शन कोसाइन से वेक्टर ही बना दिया। ठीक है, वेयर lmn क्या है? lmn क्या है? नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन। सिंपल है ना। वो क्वेश्चन में देगा, टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है, है ना। सो अब अगर आप इसको सिंपल डॉट प्रोडक्ट निकालो, सिंपल डॉट प्रोडक्ट निकालो। कैसे भैया? r डॉट n कैप बराबर d है, तो इसका मतलब क्या है? इट इज xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट प्रोडक्ट विद li कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप इज इक्वल्स टू d। सो दिस इज lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल्स टू d। ठीक है। सो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वेक्टर इक्वेशन। इस वेक्टर इक्वेशन से मेरे को क्या मिला? ये कार्टेशियन इक्वेशन मिली है। ध्यान से देखो, ये कार्टेशियन इक्वेशन मिली है मेरे को। ठीक है, इस वेक्टर इक्वेशन से ये कॉरस्पॉन्डिंग कार्टेशियन इक्वेशन मिली है। तो क्या मैं इसको यहां लिख सकता हूं? देखो मैं एक काम कर दे रहा हूं, मैं मेन इक्वेशन को यहां ले जा रहा हूं और बाकी मुद्दे को मैं, ठीक है, कैसे आया वो ये है। बाकी मुद्दे की बात तो ये है कि भैया जो कार्टेशियन इक्वेशन है वो ये है। कैसे आई वो ये बात आपको पता है। ठीक है, कैसे आई वो बात आपको पता है। ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर होना चाहिए, नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। मेरे हिसाब से 10, 15, 20% चीजें समझ में आ रही होंगी। जब क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से समझ में आएगी, है ना। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से 10%, 15, 20% चीजें तो समझ में आई होंगी। आई है कि नहीं आई है? आई है। ठीक है, चलो जी स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन करेंगे, बट उससे पहले एक और सब्जेक्ट क्लेरिफिकेशन और एक और टॉपिक क्लेरिफिकेशन। देखो बेटा, यहीं पे पहले पेज पे हम वापस आ गए, पहले पेज पे हम वापस आ गए।
और थोड़ा सा कुछ चेंजेस करके यहाँ पे और भी कुछ स्टडी करने वाले हैं। थोड़ा सा चेंजेस करके हम यहाँ पे कुछ और भी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, क्या स्टडी करने वाले हैं देखते हैं। बेसिकली बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपने ये वाली बात पढ़ी, एमपी वेक्टर लाई अलोंग द प्लेन एंड एन कैप परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है ना, और उससे आपको ये ऑब्टेन हुआ, और इसका मतलब आप जानते ही हो क्या है या नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपको ऑब्टेन हो गया, ये आपको ऑब्टेन हो गया, ये आपको ऑब्टेन हो गया, ये आपको ऑब्टेन हो गया है। ठीक है, अब मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या कि सर जितना सच ये वाली बात है, जितनी सच ये वाली बात है सर, उतनी सच ये वाली बात है कि एमपी वेक्टर लाई अलोंग द प्लेन। बिल्कुल सही बात है सर, एमपी वेक्टर लाई अलोंग द प्लेन होगा। ठीक है, अच्छी बात है। अगर मैं यहां पे एन कैप ना लिखूं, मैं कहूं एन वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तब भी तो सर ये बात सच है कि, तब भी तो ये बात सच है कि एमपी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, यानी कि एमपी वेक्टर इज आर माइनस डी एन कैप, आर माइनस डी एन कैप डॉट प्रोडक्ट विथ एन वेक्टर इक्वल टू 0, and it implies r vector dot n vector, this is what we can say। अगर मैं देखूं ध्यान से, d n cap dot n vector, तो n cap dot n vector कितना होगा, n cap dot n vector कितना होगा, कितना होगा भाई? सिंपल मैग्नीट्यूड ऑफ n कह दूं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ n कह दूं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ n कह दूं क्या? यानी कि ये भी एक नंबर और ये भी एक नंबर, ये भी एक नंबर और ये भी एक नंबर, तो सिंपली क्या मैं इसको कैपिटल डी कह दूं? ठीक है ना, यानी कि एक इक्वेशन हमें इस तरह की भी मिल रही है, एक इक्वेशन हमें इस तरह की भी मिल रही है, और ये भी क्या है, ये भी वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन है, नॉर्मल फॉर्म। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ये भी वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन है, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, यानी कि ये भी वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन है, नॉर्मल फॉर्म, यानी कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म का हमें दूसरा रूप भी मिल गया। यहां पे r डॉट एन कैप बराबर d था, वहां पे r डॉट एन वेक्टर बराबर कैपिटल का d है, वेयर कैपिटल D इज सम कांस्टेंट। कैपिटल D इज क्या है, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू स्मॉल d इंटू एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वेयर। ठीक है जी, और स्मॉल d आपको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है, एंड एन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज यू नो योर मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, बट मेरा कहने का मतलब है कि r डॉट एन कैप बराबर स्मॉल d और r डॉट एन वेक्टर इक्वल टू d, इसमें आप डिफरेंस देख पा रहे हो, इसमें आप डिफरेंस देख पा रहे हो। यहां n कैप है, यहां n वेक्टर है, यहां स्मॉल d परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, ये कैपिटल D क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या मैं आपको यहां पे चीजें लिख दूं, क्या मैं यहां पे चीजें लिख दूं, क्या करना है, इट इज पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन प्लेन, पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट P ऑन प्लेन, एनी पॉइंट P, n vector is normal vector, normal vector, and this capital D is not what, nothing but a constant। ये constant है जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, D इंटू नॉर्मल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, नाउ इसके कॉरस्पॉन्डिंग कार्टेशियन इक्वेशन कैसी आएगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगी, देखो जी, अगर n वेक्टर बराबर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है, तो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड
इज इक्वल्स टू डी हो जाएगी। वेयर ए बी सी, वेयर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर एंड कैपिटल डी इज कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है। अब आई थिंक सब कुछ एग्जॉस्ट हो गया होगा कि सर अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ समझा भी नहीं रहा हूं आज की इस वीडियो में, बस इतना ही, बस इतना ही, बस इतना ही। अब हम क्वेश्चन करेंगे और आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। अब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये फॉर्म 1 है, ये फॉर्म 1 है, ठीक है, ये फॉर्म 2 है, ये फॉर्म 2 है, फॉर्म 2। ये भी क्या है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म 1 है, ये फॉर्म 2 है, इसी प्लेन की। ठीक है ना, इसी प्लेन की। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, इसी प्लेन की वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। ठीक है ना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म 2 है, ये फॉर्म 1 है। ठीक है, फॉर्म 2 फॉर्म 1, फॉर्म 2 फॉर्म 1। ठीक है, क्लियर है भाई? चलो जी, अब जरा थोड़ा सा इनका और फर्दर ऑपरेशन करते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं मैं, मेरे को 10 से 20% चीजें समझ में आ गई होंगी, 10 से 20% चीजें समझ में आ गई होंगी, 10 से 20% चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, चलो जी फर्दर बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से सभी चीजों को समझेंगे। चलो जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 13 कह रहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is at a distance of 6/√29 from the origin and its normal vector from the origin is this, also find its Cartesian form। देखो जी बेटा, क्वेश्चन देखेंगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is at the distance of 6/√29। तो कोई प्लेन है हमारे पास, राइट, प्लेन है हमारे पास, एंड उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितनी दे रखी है? इट इज 6/√29, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितनी दे रखी है? 6/√29 यूनिट्स। ठीक है ना, और क्या दे रखा भैया? कह रहा है कि एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज 2i - 3j + 4k कैप। तो फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, ओरिजिन से भी ना भी ड्रॉ करके आप कहीं और से भी ड्रॉ कर लोगे तो भी चलेगा। नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, सुनो, नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर नहीं दे रखा है। इट इज 2i कैप प्लस -3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, ठीक है भैया, आपको इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। अब आप जब इस प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए जाओगे तो आपको दो फॉर्मूले आते हैं, या तो आप ऐसे निकालोगे या आप ऐसे निकालोगे, या आप ऐसे निकालोगे। अब भैया दिक्कत हो गई, दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई? उसने इस फॉर्मूले का तो ये डेटा दिया है और इस फॉर्मूले का ये डेटा दिया है, तो आप कौन सी इक्वेशन निकालोगे? देखो बेटा, उसने इस फॉर्मूले का, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दे रखी है, स्मॉल डी दे रखी है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हम लोग n वेक्टर से n कैप निकाल सकते हैं, n वेक्टर से n कैप निकाल सकते हैं, यानी कि इसको हटा दें, इसको हटा देंगे और n कैप निकाल लेंगे। n कैप कितना होगा? n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर, दैट मीन्स 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 और 9 29, यानी कि इट केम आउट टू बी n कैप इज इक्वल्स टू 2
अपॉन रूट 29 आई कैप माइनस 3 अपॉन रूट 29 जे कैप प्लस 4 अपॉन रूट 29 के कैप। नाउ अब आपके पास बेटा क्या आ गया, एन कैप आ गया। अब आपके पास एन कैप भी है, डी भी है ना, स्मॉल डी भी है, ठीक है ना। स्मॉल डी क्या होता है, देखो इस फॉर्मूले में आपको मीनिंग तो पता ही है ना, इट इज नॉर्मल यूनिट वेक्टर, इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, इट इज द स्मॉल डी इज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि स्मॉल डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, जबकि कैपिटल डी इज अ कांस्टेंट, इट्स अ सिंपल कांस्टेंट, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू आपको मैंने बताई है ना। कैपिटल डी और स्मॉल डी के अंदर रिलेशन भी मैंने आपको बता दिया बेटा, ठीक है ना। चलो जी, तो आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू स्मॉल डी, राइट। सो बस सिंपल क्या करेंगे, यहां पे इक्वेशन लिख देंगे, तो आर वेक्टर डॉट एन कैप कितना होगा, यही सेम, ठीक है। इस सेम को हम लोग नीचे उतार दे रहे हैं, ठीक है। आर डॉट दिस वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल डी, दैट इज 6 अपॉन रूट 29, 6 अपॉन रूट 29, ठीक है, 6 अपॉन रूट 29, ठीक है। दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन, दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन, दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज, ये तो हमने हमारा क्वेश्चन हो गया है ना, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अच्छा ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये हमारी वेक्टर इक्वेशन आ गई, ये हमारी वेक्टर इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये हमारी वेक्टर इक्वेशन आ गई। हमसे और क्या पूछ रहा है वो, हमसे पूछ रहा है कि भैया ऑल्सो फाइंड इट्स कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म निकाल सकते हैं। देखो आर वेक्टर आपको पता ही है कितना होता है, इट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आर वेक्टर होता है, ये आर वेक्टर होता है बेटा, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आर वेक्टर डॉट, यही चीज वो पूछ रहा है हमसे, आर वेक्टर डॉट यही चीज हमसे पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, ओ हसीना जुल्फा वाली, अरे ये क्या हो रहा भाई, इसको थोड़ा सा मैं इधर खींच के ला रहा हूं, ठीक है। अब देखो आर वेक्टर डॉट दिस चीज लेके आनी है हमें, ठीक है ना। और यहां से क्या आंसर आ जाएगा, सिंपल देखो, मल्टीप्लीकेशन करके 2 अपॉन रूट 29, और रूट 29 नीचे से कैंसिल हो जाएंगे, आप चाहे कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देख लो, रूट 29x माइनस 3 अपॉन रूट 29y, राइट, एंड प्लस 4 अपॉन रूट 29 z इज इक्वल टू 6 अपॉन रूट 29, और ये रूट 29 एलसीएम लेके खत्म ही हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर कार्टेशियन इक्वेशन, 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6, ठीक है भाई। सो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। अच्छा यहां पे मैं छोटा सा ऑपरेशन और करना चाहूंगा, क्या ऑपरेशन, अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, इस पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म में मल्टीप्लाई बाय, है ना, मैं मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप करना चाहूं, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर करना चाहूं, अगर मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर से मल्टीप्लाई करना चाहूं, तो आर डॉट एन कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन इज इक्वल टू स्मॉल डी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन। बेसिकली यही तो कौन सी फॉर्म होती है, दिस विल बिकम कितना, एन वेक्टर, एंड दिस विल बिकम कितना, कैपिटल डी, ठीक है। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। तो ये फॉर्म में और ये फॉर्म में डिफरेंस फिर से देखने को मिला, ये फॉर्म में और ये फॉर्म में डिफरेंस फिर से देखने को मिला, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको सिंपल डिफरेंस बताया है कि ये इस फॉर्म में और इस फॉर्म में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बार बार एक ही चीज को बोलने का एक ही रीजन है कि आप चीजों को अच्छे से डाइजेस्ट कर लें, ठीक है जी, क्लियर है भाई स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14, राइट।
एग्जाम्पल नंबर 14 में वो क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, क्या है बेसिकली एन कैप। इसके डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि इसके स्केलर कंपोनेंट आपको बताने हैं, यानी कि बेसिकली आपको एन कैप निकालना है, ठीक है, एन कैप निकालना है। ओके, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। अच्छा एक बात सुनो बच्चों, एक बात सुनो, ये क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन बेसिकली कहां कैसे दे रखा है, नॉर्मल फॉर्म, आपने एक ही फॉर्म पढ़ रखी है, उसी फॉर्म में दे रखा है। ध्यान से देखो, ये इक्वेशन या तो आपको इस फॉर्म की दिख रही होगी या आपको इस फॉर्म की दिख रही होगी। पर ये इक्वेशन या तो इस फॉर्म की है या इस फॉर्म की है, सिंपल सी बात है। लेकिन किस फॉर्म की है ये कैसे डिसाइड करेंगे, देखो जी, ये ऐसे डिसाइड करेंगे बेटा कि हमने इसको r डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k कैप इज इक्वल टू -1। अब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार राइट हैंड साइड में, मान लो ये इक्वेशन इस टाइप की हुई, तो ये राइट हैंड साइड में d क्या है, स्मॉल d, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि पहले तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो, पहले तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो, तो मैं नेगेटिव से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहले तो मैंने ये काम कर दिया। अब मैं ये देख रहा हूं कि ये जो मेरी इक्वेशन है वो इस टाइप की है कि इस टाइप की, इस बात का पता कैसे चलेगा, सिंपल आप इस वेक्टर को चेक कर लो, या तो ये एन वेक्टर है या ये एन कैप है। अगर एन कैप होगा तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है तो इसका मतलब ये एन वेक्टर है। तो यानी कि मैं इसका मैग्नीट्यूड चेक कर ले रहा हूं इस वेक्टर का, और मैंने इसका मैग्नीट्यूड चेक करके देखा और मुझे साफ साफ क्या दिखाई दिया, 36 + 9 + 4 यानी कि 7। ओहो हो, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है, यानी कि यूनिट वेक्टर तो नहीं है। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन तो नहीं है, यानी कि ये वाली इक्वेशन है, यानी कि ये वाली इक्वेशन है। यानी कि ऑन कंपैरिजन इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो बेसिकली ये आपका क्या हो गया, ये आपका एन वेक्टर हो गया। और आपको एन वेक्टर जैसे ही मिला, यानी कि जैसे ही आपको एन वेक्टर मिला, आप क्या निकाल सकते हो, एन कैप निकाल सकते हो, एन कैप निकाल सकते हो। चलो नाउ एन कैप कैसे निकलेगा, सिंपल एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन, यानी कि -6i + 3j + 2k। अगर थोड़ा सा भी दिमाग आपके अंदर है तो एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल चुके हम, देखो ना ध्यान से, ये बेसिकली हम लोग यही तो निकाले थे, है ना। तो इसका मतलब 7, ठीक है, यानी कि एन कैप कितना है, इट इज -6/7 i + 3/7 j कैप + 2/7 k कैप। ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और मुझे क्या चाहिए, इसी के ही डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाते हैं, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, यूनिट वेक्टर के ही स्केलर कंपोनेंट्स। तो -6/7 + 3/7 2/7। इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इस क्वेश्चन में उसने कहा था फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखो बेसिकली इस क्वेश्चन को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं स्क्वीज करूं और मैं आपको थोड़ी सी डायग्राम दिखाने की कोशिश करूं, फिगर दिखाने की कोशिश करूं,
तो बेसिकली अगर प्लेन हमारा ये है, अब आपने नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो है वो निकाल दिया, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं बेटा, हम लोग पढ़ते हैं फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो वेक्टर है ये ओरिजिन से भी पास कर सकता है, इधर से भी पास कर सकता है, मतलब पैरेलली डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल वेक्टर निकाले वो ओरिजिन से ही पास हो रहा है, और क्योंकि वो पैरेलली डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है ना, तो उसको हमने फिगर में यहां पे दिखा रखा। क्लियर है? अच्छा, बहुत सारे बच्चे सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने में विश्वास रखते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं इंट्रोडक्शन को बहुत तसल्ली से बनाता हूं, और उसके पीछे मेरा एक रीजन ये होता है कि आप सिर्फ क्वेश्चन, देखो आप क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीखने आए हैं यहाँ पे, है ना। वो तो तुम किसी भी किताब से सॉल्यूशन देख लोगे तो, है ना, उसमें तो क्या ही सीखना। आप बेसिकली सीखने आते हो कि हमें फर्दर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने। और बिलीव मी, लेट मी टेल यू फ्रेंकली कि बहुत सारे लोग जेई में भी परेशान रहते हैं कि यार ये कैसे होगा, जेई में बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, बहुत ये बड़ी बड़ी चीजें हैं। बिलीव मी, मोर देन 70% ऑफ द जेई पेपर इज बेस्ड ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट पे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे मैं इसलिए बहुत ज्यादा वर्क करता हूं। अच्छा, किसी भी बच्चे को सिर्फ क्वेश्चन में वेक्टर इक्वेशन अगर हमने कर दिया, ऐसा नहीं है। इसी क्वेश्चन पे अगर आप देखो, अगर आप कार्टेशियन इक्वेशन निकालना चाहोगे तो यहीं से आप कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हो। देखो, अगर आप कार्टेशियन इक्वेशन निकालना चाहते हो तो इसी प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, 6x - 3y - 2z + 1 = 0, ठीक है ना। अगर मैं आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फिगर बनाने को बोल दूं तो क्या होगा, अगर मैं आपको फिगर बनाने को बोल दूं तो आपको आना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 3D ज्योमेट्री में आपको वेक्टर इक्वेशन से फिगर, फिगर से वेक्टर इक्वेशन, राइट, आपको वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन से फिगर, फिगर से कार्टेशियन इक्वेशन, ये रिवर्सिबली आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। तो जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मेरे को फिगर बनानी है तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भैया कि देखो ये बेसिकली इसमें ये दिया हुआ है आपका नॉर्मल वेक्टर, है ना, जिसको हमने अभी घोषित किया है नॉर्मल वेक्टर। तो आपका नॉर्मल वेक्टर आपको दिया हुआ है कितना, -6i + 3j + 2k, ठीक है ना। एंड क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो इस फॉर्मेट की है तो ये 1 क्या है, इट्स अ कांस्टेंट, ठीक है ना। ये हमें और कुछ नहीं बता रहा है। कभी आप सोचो कि दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, नहीं, ये तो कांस्टेंट है, कैपिटल डी इज द कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर है? ओके बेटा, आगे चलते हैं, बात करते हैं और फर्दर क्वेश्चंस पे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी, तो आप एक क्वेश्चंस में देख भी सकते, क्वेश्चन सॉल्यूशन में देख सकते हैं, -6/7, 3/7, 2/7, ठीक है ना। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 15 करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 15, तो जो बात मैं अभी आपको कह ही रहा था, देखो वो उसी में ट्विस्ट कर करके आपको नई नई चीजें दे रहा है। तो जैसे ये एक आपको क्या दे रखी है, वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। देखो एक बात सुनो, ये एक कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन दे रखी है, ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन दे रखी है। क्या कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी? बिल्कुल, इसकी वेक्टर इक्वेशन होगी r वेक्टर डॉट 2y - 3j + 4k इज इक्वल टू 6। अब ये क्वेश्चन या तो इस फॉर्म की है या ये इस फॉर्म की है। अगर ये इस फॉर्म की हुई तो यही चीज क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। आप देखो, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, बात एक ही है, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली वो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सो अगर ये इस फॉर्मेट की हुई तो हम लोग सिंपल स्मॉल डी की वैल्यू कंपेयर करके 6 बता देंगे, और स्मॉल डी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होता है। लेकिन अभी हमें चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे? सारी बात चेक होगी सिर्फ इस वेक्टर के ऊपर कि ये n वेक्टर है या ये n कैप है ना, इसको चेक करेंगे। सो बेसिकली क्या होगा भैया, इट इज, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूं तो साफ साफ मुझे दिख रहा है कि 1 तो नहीं है, बट फिर भी मैं दिखा देता हूं, कि ये कितना हो गया भाई, 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 4 29 √29,
ठीक है, तो इसका मतलब ये एन कैप तो नहीं है, है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, तो इसलिए एन कैप नहीं हो सकता। भाई एन कैप होता तो मैग्नीट्यूड 1 होता ना, ठीक है। सो इसका मतलब ये इक्वेशन तो इस फॉर्मेट की नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आपका एन वेक्टर हो गया, यानी कि आपकी इक्वेशन इस फॉर्मेट की हो गई, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखो तो क्वेश्चन में आपसे उसने क्या पूछा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। नाउ ये एन वेक्टर है और ये बेसिकली आपका कैपिटल डी की वैल्यू हो गई। अब आपसे क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसका मतलब क्या है, स्मॉल डी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको पीछे लिखवाया है और मैं बार बार लिखवा रहा हूं, विच इज स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वहां से आप कैपिटल डी की वैल्यू यानी कि 6 और एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि √29, बस दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये तो हुआ मेथड 1, ये तो हुआ मेथड 1। मान के चलो आप किसी दिन ये फॉर्मूला भूल गए, तो कैसे करोगे, तो आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, देखो या तो स्मॉल डी यहां से मिलता है, या तो स्मॉल डी यहां से मिलता है, या स्मॉल डी इस फॉर्मूले से मिलता है, इस फॉर्मूले से मिलता है। तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर टाइप से इस पर्टिकुलर टाइप को इस टाइप में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। सो व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम r डॉट n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n विच इज इक्वल टू कैपिटल D अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n। सो इट विल बिकम कितना, ये कितना हो जाएगा भैया, बहुत ध्यान से देखो ना, ये कितना हो जाएगा, इट इज r डॉट n कैप, राइट, एंड कैपिटल D अपॉन n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो बेसिकली राइट हैंड साइड में जो भी आपकी वैल्यू मिल रही है वो है तो स्मॉल d ही। अरे बात समझ में, ठीक है ना। बार बार मैं आपको इंटर कन्वर्जन इसलिए बता रहा हूं, तो बेसिकली आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बता दिया। तो एक थंब रूल आप लोग सभी लोग याद रख लेंगे कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म 1 और फॉर्म 2 का कन्वर्जन, फॉर्म 1 से अगर फॉर्म 2 का कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, और अगर फॉर्म 2 से फॉर्म 1 में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, और वहां से आपको ये एक रिलेशन भी कैपिटल डी और स्मॉल डी में मिलता है, वेयर कैपिटल डी इज कांस्टेंट एंड स्मॉल डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना। क्लियर है, चलो जी, लास्ट एक एग्जांपल करेंगे आज की वीडियो का, विच इज दिस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का एग्जांपल। बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, बहुत ही प्यारा एग्जांपल। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane this। अब देखो, प्लेन जब आपको मिल रहा है, तो फटाक से इसको डिकोड कर दो, फटाक से इसको डिकोड कर दो। क्या, इट इज r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप, राइट। सो डेफिनेटली ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर तो नहीं है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 तो नहीं है, तो यानी कि ये किस फॉर्मेट का है, ये इस फॉर्मेट का है, ठीक है ना। ओके, तो यानी कि आपको एक चीज तो पता चल गई कि दिस इज व्हाट योर नॉर्मल वेक्टर, ठीक है ना। सो इस प्लेन पे आपको नॉर्मल वेक्टर तो मिल गया है, विच इज कितना, 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप। ये तो हमने इक्वेशन को डिकोड किया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन दिस। ये प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, कौन सा प्लेन है ये, 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। प्लेन की कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि इस प्लेन पे ओरिजिन से आपने डाला परपेंडिकुलर डाला, और वो कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर का फुट हुआ, पैर हुआ, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो मैंने कहा लेट से अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, अल्फा बीटा गामा क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ना। सो लेट अल्फा बीटा गामा, और अल्फा बीटा गामा को भी मैं क्या कह रहा हूं, लेट से दिस ओरिजिन इज O एंड इसको मैं क्या कह दूं, M कह दूं,
ठीक है ना। इस पॉइंट को मैं क्या कह दूं, एम पॉइंट कह देता हूं ना, एम पॉइंट, ठीक है ना, एम पॉइंट। सो लेट एम अल्फा बीटा गामा बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर OM ऑन प्लेन। प्लेन पे OM क्या है, एक परपेंडिकुलर है ना, राइट, ओके। सो M क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया, M क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया। मेरे को इसी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, फिर से देखते हैं। हमने कुछ भी नहीं करा, हमने बेसिकली कुछ नहीं करा। हमने सबसे पहला काम क्या किया है, सबसे पहला काम हमने क्या किया है, सबसे पहला काम तो हमने अभी कुछ किया ही नहीं है। हमने सिंपल इक्वेशन ऑफ प्लेन को डिकोड किया है, हमने फिगर बनाई और कुछ नहीं किया है। अब वो कहते हैं कि भैया ऑरिजिन से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डाला गया, ऑरिजिन से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डाला गया, और ये उस परपेंडिकुलर का पैर है, फुट है, एम पॉइंट, और लेट से इसके कोऑर्डिनेट जो है अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा है, ठीक है ना। हमें इस परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी कि एम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए। सो हम लोग लिख रहे हैं लेट एम अल्फा बीटा गामा बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from origin on plane, ठीक है, on plane। नाउ ये क्वेश्चन बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये हर बच्चा कह सकता है कि OM जो होगा, OM वेक्टर, लेट से OM वेक्टर और N वेक्टर पैरेलल वेक्टर हुए, क्लियरली क्यों हुए, अरे क्योंकि नॉर्मल वेक्टर भी परपेंडिकुलर है और OM वेक्टर भी प्लेन के परपेंडिकुलर है। सो OM वेक्टर इज पैरेलल टू N वेक्टर, वाई, बोथ परपेंडिकुलर्स टू प्लेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कह सकता हूं कि OM वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स N वेक्टर, OM वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स N वेक्टर, और OM वेक्टर के और N वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे प्रोपोर्शनल। और क्या कह सकता हूं मैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OM वेक्टर will be proportional to डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये बात हमने वेक्टर्स में भी पढ़ाई है, ठीक है, वेक्टर्स में भी पढ़ाई है, ठीक है भाई। अब मेरी बात समझेंगे, इसका मतलब OM वेक्टर कितना हुआ, इट इज अल्फा I कैप बीटा J कैप गामा K कैप, है ना भाई, M पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और N वेक्टर आपको पता ही है कितना है, इट इज 2I कैप माइनस 3J कैप प्लस 4K कैप। अब क्योंकि दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं तो A1/A2 is equals to B1/B2 is equal to C1/C2 and let's say this is equals to lambda, let's say हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हमको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है, हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से हमारे पास क्या बात आई भैया कि अल्फा इज इक्वल टू 2 लैम्डा होगा, बीटा इज इक्वल टू माइनस का 3 लैम्डा होगा, एंड गामा इज इक्वल टू 4 लैम्डा होगा। नाउ क्योंकि अल्फा बीटा गामा इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि 2 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 4 गामा इज इक्वल टू 6 होगा। अल्फा बीटा गामा जो पॉइंट है M वो प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि हम यहां से लैम्डा निकालेंगे, यानी कि
देखो लैम्डा निकल गया तो अल्फा बीटा गामा तीनों निकल जाएंगे और वही हमको निकालना भी है। सो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू 2 लैम्डा रखेंगे, बीटा की वैल्यू -3 लैम्डा रखेंगे और गामा की वैल्यू 4 लैम्डा रखेंगे इज इक्वल टू 6। तो यानी कि 4 लैम्डा प्लस 3 3 9 लैम्डा प्लस 4 चौक 16 लैम्डा इज इक्वल टू 6, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू बेसिकली 16 और 9 25 और 4 29, यानी कि 6/29 आपकी लैम्डा की वैल्यू आ गई। यानी कि आपके पास जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा 12/29, बीटा की वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा -18/29 और गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24/29। और यही आपको निकालना भी था, आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने थे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी थी, आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी थी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं किया हमने, सिंपल हमने क्या कहा कि भाई जो परपेंडिकुलर है और नॉर्मल वेक्टर है दोनों पैरेलल होंगे तो उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हो गए, तो उससे हमने क्या किया अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाली और क्योंकि अल्फा बीटा गामा प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो वहां से हमारे पास अल्फा बीटा गामा आ गया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, दिस इज टू मच फॉर टुडे। ठीक है, आज आपने प्लेन को पहली बार पढ़ा है, थोड़ा डाइजेस्ट किया है, इन चीजों को दोबारा से पढ़ के देखना। आगे हम लोग प्लेन को फर्दर पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट नॉर्मल टू अ गिवन वेक्टर, है ना, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 planes, coplanarity of lines, angle between a line and a plane, angle between 2 planes. So lots and lots of things we need to discuss in upcoming lecture of the plane. So we'll do these things in the next lecture, right? So far ये आपको मैंने बता दिया है, तो होपफुली आपको क्लियर होगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।